एक महीने से शुरू हुई थी और करीब करीब गांव में जाके भी हम लोगों ने इसको पहुंचाया और 1200-1400 लोगों को इससे बेनिफिटेड हुए लोग। तो इसी मुहिम को हम लोगों ने आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने सोचा कि इसको आगे ले जाएं और जो नीडी लोग हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है चिकित्सा के प्रति, उनकी ज़रूरतें हैं, उनकी क्या डाउट्स हैं, उनको क्लियर किया जाए। तो इसलिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम और आगे इसको शुरू किया है। तो अब आप हमें बताएं इस बार का जो हमारा टॉपिक है फंगस को लेके, ये क्या चीज़ है, ये कैसे होता है, इसके क्या बचाव के कारण हैं, कैसे हम लोग पहचान सकते हैं इस चीज़ को? जो म्यूकोरमाइकोसिस है उसका नाम ब्लैक फंगस कैसे पड़ा? पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये फंगस होते क्या हैं। फंगस जो है ये इस प्रकृति पे पृथ्वी पे जो सबसे पहले जो जीव हुआ है उनमें से एक है ये। तो फंगस जो है ये एल्गी और फंगस जो है ये कितने साल पुराने हमें पता नहीं है और इसके करीब कहा जाता है कि 1,20,000 से ज्यादा प्रजाति जो हैं वो आइडेंटिफाई हो चुकी हैं। मगर आपको आश्चर्य होगा कि 1,20,000 में से कुछ 500 ही ऐसी हैं जो कि किसी तरह से जो है हमारे जीवन को एक तरह से उसमें कुछ तरह का प्रभाव डालती है। हवा में फंगस जो है उसके स्पोर्स जो है वो घूमते रहते हैं और हमारे शरीर में भी फंगस जो है वो स्किन पे भी होती है और हमारे नाक में और गले वगैरह में भी ये होते हैं और आंख का जो कंजंक्टिवा होता है उसमें भी फंगस स्पोर्स होते हैं, मगर वो शांत पड़े रहते हैं और शरीर को किसी तरह का कोई नुकसान वो पहुंचाते नहीं। अब फंगस के कुछ अच्छे फंगस भी होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं। ईस्ट जो होता है फर्मेंटेशन के लिए जो यूज किया जाता है, सॉफ्ट करने के लिए, जैसे ढोकला में उसका उपयोग होता है, उसके अलावा नमकीन वगैरह बनाने उसमें होता है, ब्रेड में होता है। ये सारे ईस्ट जो हैं ये फंगस किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और ये हमारे दैनिक रूप से जो हम भोजन इत्यादि करते हैं उसमें उनका प्रयोग होता है। मशरूम भी एक तरह का फंगस ही है। तो सारे फंगस जो हैं वो आपको नुकसान पहुंचाते हैं। ये तो हमें इस मिथ्या से दूर हो जाना चाहिए, ये एक बहुत ही जरूरी है। अब मैं आता हूँ आपके इस आज के प्रोग्राम पे जो हमने रखा हुआ है ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस। इसमें सुना होगा कि व्हाइट फंगस भी होता है, येलो फंगस भी है। तो ये जो कलर्स की जो बात कर रहे हैं ये कलर फंगस के कलर नहीं है। एक तरह से फंगस को जब आप ग्रो करते हैं कल्चर मीडिया में, जैसे आप बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, वायरस भी होते हैं, तो ग्रो करते हैं, तो जो फंगस को ग्रो करने के दो मीडिया लेबोरेटरी में उपयोग में आते हैं। एक जो है सेबोरॉड एगार कहते हैं और दूसरा ब्लड एगार कहते हैं। तो उसमें जब ये ग्रोथ हम पैथोलॉजिस्ट देखते हैं, कोई उसमें से फंगस या कोई भी उसमें से कहीं से उन्होंने जो फ्लूइड या पीस डाल दिया इसके अंदर और इंक्यूबेटर में रखा, तो फिर 24 घंटे से 96 घंटे के बीच में उसमें जो कॉलोनीज ग्रो होती हैं उसका जो कलर है उस पर ये नाम रखेगा। यानी कि जब लेबोरेटरी में कल्चर में इसको ग्रो किया गया है ब्लड एगार में, तो ये ब्लैक कलर की कॉलोनीज उसमें काले काले धब्बे और ये नजर आते हैं, इसलिए इसका नाम ब्लैक फंगस हुआ। दूसरे फंगस जिसकी व्हाइट कॉलोनीज बनती है उसको व्हाइट फंगस कह दिया, जिसके येलो बन रहे हैं उसको येलो फंगस कह दिया। तो ये जरूरी नहीं है कि एक वक्त में एक व्यक्ति को एक ही फंगस का इन्फेक्शन हो, वो तीनों एक साथ भी हो सकते हैं। तो ये इसलिए ये नहीं है कि ब्लैक आ गया अरे उसके बाद येलो भी आ गया और देखिए व्हाइट भी आ गया। ये सारे तो वो फंगस की कल्चर उसमें इसमें हम देख रहे हो। अब ये ब्लैक फंगस पे हम क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जो सेकेंड वेव कोरोना कोविड-19 का पेंडेमिक का हमारे यहाँ अप्रैल मार्च एंड से लेके और मई सेकेंड वीक तक जो उस महामारी ने जो तांडव नृत्य किया है, हाहाकार हुआ, जिसमें इतने मरीज आए हर साल, हर रोज हमें जो है करीब 4 लाख मरीज कोरोना के दिखे और डेथ भी भारतवर्ष में करीब 40 दिन तक हर रोज 4,000 से 5,000 आइडेंटिफाइड नोटिफाइड डेथ कोविड की वजह से हुई। इन डेथ में ये पाया गया कि इसके साथ में फंगस जो है वो नजर आया म्यूकोरमाइकोसिस का, और जब ये कंट्रोल में आना शुरू हुआ तो देखा गया कि म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस जो हैं वो बहुत तेजी से सामने आना शुरू हो गए।
मैं आपको बता दूं कि म्यूकोरमाइकोसिस जो है कोई नई बीमारी नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि फंगस कितने हजारों सालों से और 40 साल से मैं मेडिकल फील्ड में हूँ और इसको हम लोग देखते रहे हैं। जी और म्यूकोरमाइकोसिस का जो है हमारे यहाँ पर अगर 1 लाख मरीज नॉर्मल आते हैं तो उसमें जो ईएनटी के नाक कान गले के होते हैं 1 लाख केसेस, उसमें करीब 15 केसेस में जो है म्यूकोरमाइकोसिस पाया जाता है। और ये जो नंबर है ये दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले में 70 गुना ज्यादा है। भारत में पहले से ही ये बहुत ज्यादा है। उसकी वजह ये है कि ये फंगस जो है ये वातावरण में और जो इस तरह का हमारे यहाँ का हाई जो ट्रॉपिकल कंट्री का एनवायरनमेंट होता है कि कभी बहुत तेज गर्मी होती है, कभी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है, तो इस तरह से ये वातावरण जो है ये फंगस को ग्रो करने के लिए काफ़ी जो उसको लाभदायक होता है, इसलिए फंगस के केसेस हमारे यहाँ ज़्यादा दिखने की एक वजह वातावरण। दूसरा ये है कि भारत जो है विश्व की डायबिटीज़ की कैपिटल माना जाता है। हमारे यहाँ डायबिटीज़ का जो प्रिविलेंस है वो पॉपुलेशन में जो 18 साल से ऊपर के हैं और 75 साल के इस ग्रुप में 20 से 25% तक लोगों को डायबिटीज़ का कुछ माइनर से लेके मेजर डायबिटिक इन्वॉल्वमेंट होते हैं, जो दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। तो ये भी वजह है कि डायबिटीज़ के ज़्यादा होने से और डायबिटीज़ लंबे समय तक रहने से उसके जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं वो भी ये म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस बढ़ने के पीछे एक वजह रही हुई। अब कोविड केसेस में जो है ये हमें इस बार ब्लैक फंगस क्यों ज़्यादा दिखाई दिया लास्ट ईयर के मुकाबले में, तो इसका लॉजिक बिल्कुल सिंपल है। पहला तो ये है कि जो वायरस जैसे कोविड है, कोई भी वायरस जो होता है उसकी खासियत ये होती है कि वो तितलियों के तरह से, जैसे तितली एक फूल से दूसरे फूल पे जाती है और जब वो उसको पोलन्स ग्रहण करके जो अगला उसमें डालती है तो अगली बार जो फूल आते हैं उनके रंग बदल जाते हैं। इसी तरह से वायरस भी अपने कलर चेंज करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गिरगिट की तरह से रंग बदल रहा है, क्योंकि गिरगिट का रंग बदलना तो सिर्फ वो लाइट रिफ्लेक्शंस का होता है, पर फूलों में तितलियों से जो रंग बदलते हैं वो रंग उसके परमानेंटली जो चेंज हो गया है वो उसमें वो रहता है। तो वायरस में म्यूटेशंस बहुत होते हैं, तेजी से होते हैं, और ये कोविड में नहीं है। कोविड कोई नहीं, अगेन सार्स वायरस कोई नया वायरस नहीं है, वो तो पिछले 60 साल से हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर चुके हैं। और अभी जो कोविड-19 आया है इसका जो ड्रेडेड लुक था वो 2015 में जो स्पेनिश उसमें भी देखा जा चुका है। तो ये उसी के म्यूटेंट्स में ये कोविड-19 हुआ। कोविड-19 के जब पेंडेमिक के रूप में विश्व के अलग अलग इलाकों में तेजी से फैला है तो हर जगह इसके म्यूटेशंस हैं, और यही म्यूटेशंस जो है सेकेंड वेव में ज़्यादा खतरनाक साबित हुए, बिकॉज ये म्यूटेशंस जो थे वो शरीर के उन अंगों पे ज़्यादा अटैक कर रहे थे जो पिछले वाले में नहीं था, और खास करके लंग इन्फेक्शन जो हैं और एब्डोमिनल इन्फेक्शन कोविड सेकेंड के वायरस जो इसका सेकेंड वेरिएंट है उसमें ज़्यादा दिखाई। अगर हम उन केसेस के बारे में देखें कि किसमें ये ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी है, वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी है, तो वो पेशेंट थे जो ऑलरेडी किसी न किसी वजह से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, यानी उनके शरीर का इम्यून सिस्टम जो था वो अफेक्टेड था किसी बीमारी की वजह से या न्यूट्रिशन की वजह से। और जो बीमारियां जो इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा अफेक्ट की हैं वो था अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। तो जितने भी केसेस हमारे जो ऑक्सीजन थेरेपी पे गए हैं या जो वेंटिलेटर पे गए हैं, ऑलमोस्ट सब में जो है डायबिटीज जो था, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज सबसे बड़ा फैक्टर रहा है। इसके अलावा जो दूसरे फैक्टर थे, जो किसी का कैंसर सर्वाइवर है या कैंसर से पीड़ित है, ब्लड कैंसर हो या शरीर के दूसरे हिस्सों के कैंसर में, उनका भी इम्यून सिस्टम जो है वो स्टेरॉइड थेरेपी दे के और कीमोथेरेपी से डाउन किया हुआ होता है, तो उसमें भी फंगस जो है वो तेजी पकड़ता है। वो ये भी उसमें हमें देखने को मिली। तीसरा जो है जैसा बताया गया, स्किन डिसीजेज या दूसरे किसी भी वजह से आर्थराइटिस के केसेस हैं, उनमें जिनको लॉन्ग स्टैंडिंग स्टेरॉइड पहले से दिए हैं उनका इम्यून सिस्टम खराब था। अब कोविड में इन्फेक्शन में ब्लड वेसल में इन्फेक्शन होता है, ब्लड वेसल्स की जो वॉल होती है उसको वो बहुत सीवियर इन्फ्लेमेशन होकर थक्के जमना खून में ये सब आते हैं। तो जो लंग्स में नुकसान ना हो उसके लिए बहुत ही हैवी डोज में स्टेरॉइड्स इन पेशेंट्स को दिए गए।
अब वेंटिलेटर पे पेशेंट है, हाइजीन उसकी खराब हो रही है, स्टेरॉइड्स बहुत ज्यादा हैं, तो और डायबिटीज और पुरानी दूसरे उसके इम्यून सिस्टम अफेक्टेड पहले ही थे, या कोई रीनल ट्रांसप्लांट केस है, लिवर ट्रांसप्लांट है, उन सब में जो है ये वायरस जो है आसानी से घर बसा है, और वो उस वायरस के साथ में बाद में फंगस भी जो है उसमें आसानी से घुस। म्यूकोरमाइकोसिस जैसा मैंने कहा कि ये फंगस आँख की झिल्ली में, नाक में, गले में ये रहती है। जहां जहां आपका शरीर में कोई डिवाइस लगी हुई, हार्ट की डिवाइस अगर किसी को वाल्व लगे हैं, वहां पर भी ये इन्फेक्शन में फंगस जो है वो लॉज हो जाती है। या फिर डेंटल, उसमें जिसके जो डेंचर यूज कर रहे हैं उनके साथ में जो कैविटीज वगैरह दांतों की है, या डेंचर प्रॉपर नहीं है और गले में या मुंह में छाले हो रहे हैं, ऐसे म्यूकस मेम्ब्रेन टूटी हुई है, उसमें फंगस जो है आसानी से घुस गई है। इसमें ये जरूरी नहीं है कि हर आदमी को, कोविड पेशेंट में तीनों टाइप के फंगस हो सकते हैं, ब्लैक, येलो और व्हाइट, तो क्या ये बहुत डेंजरस होते हैं? जी हाँ, किसी को तीनों फंगस डेंजरस ऐसा है कि ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस जो है उसका हमला जो है वो ज्यादातर नोज में होता है और लंग्स में जाता है बाद। तो अब मेरा जो मानना है कि जो कोविड-19 के हमारे प्रोटोकॉल रहे हैं अभी तक, उसमें थोड़ी और सुधार की गुंजाइश है कि हमें जो है पेशेंट्स में जो खास करके जो ऑक्सीजन और वेंटिलेटर पे गए हुए हैं, उसमें जो नेजल एग्जामिनेशन जो है वो ईएनटी सर्जन के द्वारा ब्रोंकोस्कोप और नेजल स्कोप के द्वारा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी वजह से हम अर्ली डिटेक्शन, अगर म्यूकोरमाइकोसिस का आ रहा है तो उसको हम कर सकते हैं और ट्रीटमेंट कर देंगे, तो वो म्यूकोरमाइकोसिस के डेडली कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे बचा जा सकता है। और अगर ये कोविड के केसेस में देखने को मिल रहा है तो कोविड से होने वाली डेथ को भी इसमें कम किया जा सकता है, ये मेरा मानना है। तो डॉक्टर साहब इसके बचाव के कारण बताएंगे, आप कैसे बचाया इसको? हाँ जी, हाँ जी, वही मैं आ रहा हूँ जी। तो अच्छा, एक इसके पहले बचाव के पहले मैं आपको एक बात और बताऊंगा कि ये केसेस जो बढ़े हैं, आप देखिए अप्रैल के महीने में गर्मी जो है वो नॉर्थ इंडिया में काफी ज्यादा हो जाती है, और जो केसेस बड़े हॉस्पिटल्स में आए हैं वो दिल्ली में म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस दिल्ली के कम और आसपास के जगह से ज्यादा आए, राजस्थान के रूरल एरिया, मध्य प्रदेश के रूरल एरिया से आए हैं। तो फंगस का जो जाने का तरीका है कि वो रॉ सरफेस अगर स्किन में कट है, दांतों का जैसे बताया, उन सब से ये एंटर करते हैं। तो जो खेती बाड़ी का काम करते हैं और उनको अगर किसी को डायबिटीज है, ये मत मानिए कि जो बहुत मेहनत करते हैं उनको डायबिटीज नहीं होती। मेरे इन लॉज भी रूरल एरिया में है और मैं जानता हूँ कि डायबिटीज का जो इंसिडेंस है वो रूरल एरियाज में भी, खेती कृषकों में भी आजकल दिखाई देता है। तो वहां पर आप जब काम कर रहे हैं तो हाथ पैर वो सारे गोबर में और मिट्टी में और इत्यादि में सब में वो काफी एक्सपोज हो जाते हैं, और कोरोना में लोगों का हाइजीन अगर ठीक नहीं है और इस तरह से काम में व्यस्त हैं, तो जब अगर वो नहीं हाइजीन मेंटेन करिए तो इससे जो है जाना काफी संभव होता है। इसी प्रकार अगर आप गार्डनिंग करते हैं, घर में गमले वगैरह हैं या जो है, उससे भी वो आपको फंगस जो है उसके आपके साथ में ये म्यूकोरमाइकोसिस या दूसरे फंगस आपके शरीर में ज्यादा एक्टिव हो सकते हैं। तीसरा सोर्स है जो हम सबके लिए है कि अर्बन एरिया में घरों में सीपेज अगर होता है, खास करके जो सिंक होते हैं इसमें किचन में, उसके जो अटैचमेंट्स होते हैं सिंक में, वहां पर जब जो जमा कचरा और काई वगैरह जमा होती है, ड्रेनेज पाइप अगर ब्लॉक हो रहे हैं, वो सारे भी फंगस के बहुत बड़े सोर्स हो जाते हैं। और इन सबको भी छोड़ दीजिए तो रेफ्रिजरेटर में काफी मॉइस्चर होता है, उसको जो है कोई हफ्ते में एक दिन बंद करके पूरा उसकी सफाई कोई नहीं करता है, वो उसमें बर्फ भी जमी रहती है, पानी भी जमा रहता है। उस मॉइस्चर में जब सब्जियां रखी हुई हैं, और वो सब्जियां खास करके जो लौकी होता है, उसके अलावा गोभी है, पत्ते वाली सब्जियां हैं, उनमें मॉइस्चर के साथ में फंगस जो है वो काफी उसमें एक्टिव हो सकती है। और वैसे भी आजकल जो है सीवेज फार्मिंग का जमाना है, तो फसलों में जो है सीवेज फार्मिंग तो उसमें इरिगेशन होता है, तो उसके साथ भी स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं। तो जब आप सब्जियां आप अपने यहाँ लेके आए तो उनको
अच्छी तरह से धो के बाद ही उसको फ्रिज इत्यादि में रखना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं हुआ है तो ऑलरेडी उसमें सीवेज के साथ में, फीकल मैटर के साथ में फंगस और दूसरे स्पोर्स होंगे, वो मॉइस्चर से और रह गए और वो सब्जियां आपने सलाद इत्यादि में उपयोग में लिए तो वो भी खराबी हो सकती है। ब्रेड रखे हुए हैं उनमें ये हो सकता है। फिर आजकल वर्किंग फैमिलीज हैं तो खाना सैटरडे या संडे को बन गया और 6 दिन तक लगातार आप खाते रहते हैं, वो उसमें भी ये इस तरह के जो कंटेमिनेशन की संभावना बढ़ जाती है। तो कोविड ने हमें सिखाया है कि फ्रिज को आप स्टोरेज मत बनाइए, इसका उपयोग जुडिशियसली होना चाहिए। तो बचाव के लिए मैं समझता हूँ कि दिल्ली में आप फ्रिज की सफाई रखिए, उसको लोड मत करिए, किचन सिंक वगैरह को देखिए, प्लम्बर का जहाँ पर आपका ड्रेनेज का कोई डिवो नहीं होना चाहिए, सीपेज नहीं होना चाहिए। और चौथा, जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ धूल धपट्टे बहुत होते हैं, तो जब भी आप इसको एक्सपोज होते हैं तो आके हाथों को अच्छी तरह से धोना और बहुत ही जरूरी है। जैसे कोविड में भी हम कहते हैं कि भाई 2 गज की दूरी के अलावा जो जरूरी है कि आपने जो है मास्क लगाया है और दूसरे जो है हाथों की सफाई बहुत अच्छी तरह से की है। तो ये जो है ये फंगस के उसमें भी उतना ही वाजिब है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अगर ये चीजों का हम बचाव करते हैं तो म्यूकोरमाइकोसिस के आपके ऊपर अटैक करने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो ये एनवायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज मैं समझता हूँ हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उसके बाद बचाव का दूसरा, जैसा मैंने बताया कि डेंचर इत्यादि है, दांतों में केविटीज है, तो ओरल हाइजीन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और रात को खाना खाने के बाद सोने के पहले अच्छी तरह से ब्रश करना है। जो प्रॉपर डेंटल सिखाते हैं कि ब्रश को इस तरह से आप कर रहे हैं ताकि उसके अंदर कोई दांतों के बीच में कुछ फंसा हुआ है वो सब निकल जाता है, तो वो भी जो है फंगस को ग्रो करने से रोकने के लिए एक काफी कारगर साबित होता है। तो ये बचाव के जो है नॉर्मल उसमें मैं आपको बता रहा हूँ। अब अगर जो पेशेंट कोविड के पेशेंट्स हैं या दूसरे डायबिटीज अनकंट्रोल्ड हैं तो डेफिनेटली उनको अपना डायबिटीज को ध्यान देना चाहिए, उसका ब्लड शुगर जो है वो ठीक रहना चाहिए, पर्सनल हाइजीन पे ध्यान देना चाहिए। अब अगर कोविड पेशेंट्स के साथ में आप अगर म्यूकोरमाइकोसिस को कहना चाहते हैं तो उसमें जो है ऑक्सीजन सिलेंडर, मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता हूं कि ये मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन थी कि ये इंडस्ट्रियल थी इसकी वजह से हुआ। मैं समझता हूं कि ऑक्सीजन के मेडिकल और इंडस्ट्रियल का रोल इसमें इतना नहीं है जितना कि इसका ट्रांसपोर्टेशन में जो सिलेंडर्स वगैरह यूज हुए हैं, अगर वो सिलेंडर कई महीनों से अंदर स्टोरेज में पड़े हुए थे और उनकी इमरजेंसी में उनका प्रॉपर चेकिंग वगैरह नहीं हुई है तो ये संभव है कि वो इसमें पॉसिबल है। मगर जब सिलेंडर आप यूज कर रहे हैं तो उसमें फ्लो मीटर में जो पानी रखा जाता है जहां तक वो डिस्टिल वाटर होना चाहिए, अगर डिस्टिल वाटर नहीं है तो उबला होकर ठंडा आरओ पानी को उबाल के ठंडा करके उसमें आ रखा है और डेली उसको चेंज किया गया है, तो उसके फंगस इत्यादि जाने की संभावना कम हो जाती है। फिर ऑक्सीजन सिलेंडर के से जो आपका नोज में जो कैथेटर लग रहे हैं उनकी सफाई इत्यादि होना बहुत जरूरी है। तो जो नाक में जा रहा है वो डिस्पोजेबल होना चाहिए, एक पेशेंट से दूसरे को ना जा रहे हो, उनका क्लीनिंग जो है बहुत मायने रखता है। तीसरा, प्लास्टिक ट्यूबिंग्स हैं वो हार्ड हो जाती हैं तो वो भी आपके नाक में वो अल्सर वगैरह कर सकते हैं, तो उनको सॉफ्ट करके उसके ऊपर जो लुब्रिकेंट होते हैं उनका लगाया जाना भी बहुत जरूरी है। तो ये सब प्रिकॉशंस ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ में डेफिनेटली होती है जो हमें ध्यान देनी चाहिए। अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो वेंटिलेटर का जो जॉइंट होता है जिससे कि ट्यूबिंग जो है वो ये यहाँ मुंह के ऊपर रखा जाता है, वो जॉइंट्स के भी प्रॉपर रेगुलरली डेली चेंज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो आप ट्यूब चेंज कर रहे हैं और जॉइंट कॉमन है तो वो जो है वो भी वहां अगर फंगस लॉज हो गया है तो वो एक जॉइंट जो है वो कई पेशेंट्स को फंगस दे सकता है। तो पैरामेडिकल स्टाफ का, डॉक्टर्स का, नर्सिंग होम का, आईसीयू मैनेजमेंट, उसमें भी ये सारी चीजें जनरली प्रोटोकॉल मेंटेन होते हैं। मैं नहीं कहता कि लोग बेपरवाह है वो करते हैं, मगर जब ओवर क्राइसिस उन पे ओवर बर्डन हो गया है तो आपके पास में जहाँ एक आईसीयू बेड पे आपको 3 नर्सिंग सिस्टर चाहिए 24 घंटे में, एक सफाई वाला चाहिए और 4 पेशेंट के ऊपर एक डॉक्टर चाहिए, वेंटिलेटर, हर वेंटिलेटर पे आपको एक ऑपरेटर चाहिए, तो इतनी फैसिलिटीज तो हिंदुस्तान में कहीं मिलती नहीं। ना सरकार ने अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में रखा है, ना पीएससी वगैरह में तो होते ही नहीं है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी वेंटिलेटर मुश्किल से है, वेंटिलेटर मिलेगा तो इतना आपके पास में ऑपरेटर ही नहीं। तो ये हमारी परेशानी रही है। बड़े कारपोरेट हॉस्पिटल्स को भी
जहाँ उनके पास 12 ही आईसीयू बेड है, अगर आप उनको कहते हैं कि आप अपने नॉर्मल बेड को आईसीयू में कन्वर्ट करिए और 200 बेड करिए, तो आप बेड तो लगा देंगे, वेंटिलेटर भी सोचिए आप लाए, पर इतना स्टाफ कहाँ होगा। तो उसमें कॉम्प्रोमाइज होने की संभावना मैं पूरी तरह से दूर नहीं कर रहा हूँ। तो मगर ये है कि इन चीजों पे भी हमें ध्यान देने की बहुत जरूरत है। तो प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर। अगर हम इन चीजों पे ध्यान देते हैं तो कोविड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस और ब्लैक फंगस के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो हम डेफिनेटली कुछ हद तक कम कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं कहूँगा कि बेड रिडन पेशेंट्स को ये जितने भी हमें म्यूकोरमाइकोसिस मिले, ये नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में नहीं हुए, होते ही नहीं। ये हमेशा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में होते हैं। तो अगर कोविड है या कोई दूसरा भी, जैसे किसी को वायरल फीवर हो गया है या अस्थमा का सीरियस अटैक आया हुआ है, उन सब में ये हमें इन चीजों का बहुत ध्यान है कि एक सिंपल ईएनटी सर्जन के द्वारा किया गया एग्जामिनेशन जो है वो आपको आपकी जिंदगी बचा सकता है, और बाकी जो कोविड और इसके म्यूकोरमाइकोसिस के कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको भी हम बचा सकते हैं। जी जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया।